हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त होंगे आप। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 3rd। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर दिया है ना। आज जो है हम लोग बेसिक बातें करेंगे जो क्लास में शायद ना हो सका हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नई बातें मिलने वाली है क्लास से हट करके, ठीक है ना। क्लास से हट करके आपको नई बातें मिलने वाली हैं। तो आप क्या करिए, आप एक रफ लीजिए या फेयर अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको लीजिए और आप जो है एक पेन लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए और पूरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं आज क्या क्या करूंगा। इसमें जनरली हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे बातें थी जो शायद स्किप हो गई थी, उनकी चर्चा करना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डिस्टेंस पर कुछ दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना, पोटेंशियल ज्ञात करना। और उसके बाद एक स्पेशल स्थिति में पढ़ेंगे जब क्या हो, उसके एक्सिस पर ना हो, ना ही परपेंडिकुलर हो, कुछ एंगल पर रखा गया हो, तब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बेसिक बातें भी पढ़ाने चल रहे हैं 15-20 मिनट ये लगभग चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो आपके ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ साथ क्या, शेयर, है ना, और कमेंट दोनों कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता तो आप वही आलसी की तरह ऐसे बैठ करके इसको देख लीजिए। अरे यार अच्छा नहीं लगता तो देखोगे कहाँ से, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। तो हेडिंग लगाइए हमारे साथ। बहुत ही पहले बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले, ठीक है, शायद जो ना हो सका हो क्लास में, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, पहले आज साला खराब, वैद्युत विभव, कोई बात नहीं है। वैद्युत विभव से संबंधित, वैद्युत विभव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट, ठीक है, पर लगा लीजिए हेडिंग और एकदम दिल थाम के, दिल खोल के एंजॉय करिए, पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैठे रहो, पता लगे यहाँ लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं तुम देख रहे हो बाहर, बहुत मारेंगे, ध्यान रखना बाहर निकल के, ठीक है। नहीं सर जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आपका सब कुछ हो सकता है, इसको देखेंगे तब। चलिए शुरू किया जाए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, आज क्या हो रहा है, सब पहले 2 ही से शुरू हो रहा है जी सर जी। चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पर मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि जो पोटेंशियल है यानी वैद्युत विभव है वो कौन सी राशि है। सर जी इसको तो हम जानते ही, अरे मुझे पता आप जानते हो, कुछ सीखिए। यहाँ पर हमने कहा ना कि आज आपको सीखने का मौका है, तो सीखिए। चलिए वैद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक वो भी हमें सर जी पता था, जूल प्रति कूलम बताए थे या वोल्ट बताए थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, सीखने आया ना, तो सीखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 मात्रक की। किसकी बात करेंगे, मात्रक, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में किसकी बात करेंगे, मात्रक। आप भी ऐसे लगाते जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है, मात्रक। चलिए तो हमें पता था, पीछे फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं, क्या होता था, V बराबर, है ना, W एक्सटर्नल अपान Q0। चलिए क्या सर जी नया बताया गया, अभी देखते चलिएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके मात्रक की SI सिस्टम में और दूसरा बात करेंगे CGS सिस्टम में। ये शायद आपको ना मिला रहा हो CGS वाला, चलो कोई बात नहीं, मिलेगा, सब मिलेगा, बस पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। चलिए तो V बराबर क्या निकला है, W अपान Q, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ पर मैं बता दूँ सदिश राशि है कि अदिश, तो हमने कहा अदिश क्यों है, इस बात की चर्चा किया जाए। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसकी बात किया जाए कि अदिश राशि क्यों है वैद्युत विभव, हो जाए। V बराबर W अपान Q, पहला क्या है, कार्य, ठीक है ना। कार्य हमें पता है कि कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, पता है ना, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और दूसरा क्या है, Q0,
क्यों नॉट? आवेश, आवेश भी क्या है? एक अदिश राशि है कि नहीं? एकदम क्लियर देखना, कार्य एक अदिश राशि है और आवेश, आवेश भी एक अदिश राशि है। जब भैया मम्मी और पापा दोनों अदिश राशि हैं तो बेटा कौन सा सदिश होगा? ये भी कौन सी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है। क्लियर हो गया? अदिश क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर भी अदिश, नीचे भी अदिश, और अदिश डिवाइडेड बाई अदिश इक्वल टू नया अदिश है ना। तो इस तरीके से वैद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। क्लियर हो गया? अदिश क्यों है? चलिए, इस बात को तो सर हम पहले जानते थे, मुझे पता, जानते हो, कोई बात नहीं, देखते जाइए अभी। चलिए बात करते हैं इसके मात्रक की। इसके क्या करते हैं? मात्रक की। मात्रक देखिए, एसआई सिस्टम में बात करेंगे और सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे, एसआई सिस्टम में बात करेंगे और सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एसआई सिस्टम में यदि हम बात करें तो देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, पक्का है ना। ये है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश है ना, ये है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। किसमें? एसआई सिस्टम में। तो ये हो गया किसका मात्रक? आवेश का, ठीक है ना। यानी आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल, दोनों यहाँ पर रखे तो भी बराबर क्या आ जाएगा? बताइए, भी बराबर जूल प्रति कूलाम। यानी इसका जो मात्रक निकलेगा किसका? विभव का, ठीक है, वो निकल जाएगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं बोल्ट। इसी को क्या कहते हैं? बोल्ट। सर जी ये तो आप क्लास में भी बताए थे, तो नया क्या मिला? नया मिलने वाला है आपको, यहीं पर देखिए। तो एसआई सिस्टम में ही होता है कार्य का मात्रक और विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सर जी ये तो बड़ी नई बात है, चलिए आइए देखते हैं, ध्यान समझना। सीजीएस पद्धति में यदि बात करूं मैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है, याद करना, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। किसका मात्रक? आवेश का। कोई दिक्कत? नो सर, मिला आपको कुछ नया? यानी आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम। अच्छा सर, और आवेश तो हमें पता चलेगा, और क्या चाहिए? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है, ठीक है ना। किसमें? बताइए, अर्घ होता है किसमें? अर्घ होता है सीजीएस सिस्टम में। किसका? कार्य का, ठीक है ना। यानी कार्य का मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? अर्घ होता है। तो विभव का मात्रक क्या निकलेगा? विभव को भी का मात्रक निकल जाएगा। देखिए, कार्य है तो हो जाएगा ऊपर अर्घ बटे स्टेट कूलाम। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलाम। क्लियर हुआ? कुछ नया मिला? तो सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक होता है अर्घ बटे स्टेट कूलाम, या जैसे यहाँ पर बोल्ट लिखे थे तो यही हो जाएगा स्टेट बोल्ट। क्या हो जाएगा? स्टेट बोल्ट। बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा, है ना। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट बोल्ट होता है। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। किसका होता है? विभव का होता है। अच्छा, जैसे सर जी आप पीछे पढ़े थे हम क्लास 11th में, पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा है, अभी 2 नहीं आया। हमने कहा था ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। हमने कहा था, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। होता कि नहीं होता? जी सर। यानी ये एसआई पद्धति में है और ये किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में है कि नहीं है? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ, ठीक। और आवेश का मात्रक एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ये तो होता है। तो अगर मैं पूछे इसमें और इसमें संबंध क्या है, जैसे यहाँ बराबर लगा तो यहाँ भी बराबर लगेगा, लेकिन 3 गुणे 10 की घात 9 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। समझ में आ गया? जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलाम। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम, ठीक है ना। लेकिन मैं पूछूं कि क्या कूलाम और स्टेट कूलाम यानी सीजीएस पद्धति का मात्रक और एसआई पद्धति का मात्रक दोनों में क्या संबंध है? तो बिल्कुल संबंध है। क्या होता है? 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बात करें यहाँ पर, तो क्या सर ये बताइए कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ और 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, तो क्या यहाँ बोल्ट और स्टेट बोल्ट में भी कोई संबंध है? बिल्कुल। तो क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर मैंने ये कहा कि 1 बोल्ट बराबर क्या हो सकता है ना? 1 बोल्ट, ये किस पद्धति में है? एसआई सिस्टम में, है ना। 1 बोल्ट बराबर मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ? 1 जूल प्रति कूलाम, ये तो लिख सकता हूँ।
यानी 1 वोल्ट बराबर मैं जूल प्रति कूलाम लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सीजीएस में चेंज करूँ तो 1 जूल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 7 अर्घ, 10 की घात 7 अर्घ, ये हो जाएगा। ठीक, बटे कूलाम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁹ और क्या लिखूँगा, स्टेट कूलाम। ठीक, बात समझ में आ गया। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो 1 वोल्ट बराबर, देखो 7 नीचे जाएगा तो हो जाएगा, घटेगा माइनस हो जाएगा 2, हो जाएगा 1/300। ठीक है, और ये आ जाएगा स्टेट वोल्ट। क्या समझ में आया, बोलो। यानी 1 वोल्ट ये एसआई सिस्टम का मात्रक है, और अगर एसआई सिस्टम में है, ठीक है ना, स्टेट वोल्ट, तो अगर सीजीएस में पूछे तो 1/300 स्टेट वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट। आपको कुछ नया मिला होगा, जरूर मिला होगा, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में बीमा है। बीमा तो सबको पता है ना, बीमा सबको पता होगी, बहरहाल नहीं पता तो मैं निकलवा दे रहा हूँ। इसमें कोई आपको नहीं मिले, बीमा में आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीछे आप जान चुके हैं। चलो फिर भी निकलवा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, बीमा। भी की बीमा, तो भी बराबर क्या होता है, W/Q, W/Q। ये तो हुआ, तो हो गया कार्य का बीमा क्या होता है, mL² T-2, और ये है आवेश की बीमा क्या होती है, AT। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, L वैसे ही हो जाएगा L², T यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T⁻³ A-1। ठीक, चलिए ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, 2। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हो गया। अभी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं है, पता लगे कि मैं बस आप हमारे साथ बने हो और मैं आपके साथ ना बना हूँ। ठीक है, चल ही रहा है। चलो पॉइंट नंबर 3, हमने कहा ना आज का बहुत नया मिलने वाला है, तो मिलेगा भी, देखना। पहले मिला, दूसरा तो नहीं मिला सर, तीसरे में देखो, हो सकता कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कुछ तो सीखोगे, देखो जाए। पॉइंट नंबर 3 में अभी हम केवल वैद्युत विभव से संबंधित बातें कर रहे हैं। जी सर, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में हमने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहरहाल आप बात जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, ए एंड बी में, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया Q0, इस Q0 को ए से बी तक ले जा रहा है, ए से बी तक, ध्यान समझना, ए से बी तक जाना है। ठीक है, ए से कहाँ तक ले जा रहे हैं, बी तक। अच्छा, ए से बी तक हम ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया, ए एंड बी। इस पॉइंट ए पर कोई चार्ज रखा गया Q0, ठीक है ना। ए से बी तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको ले जाने में ए से बी तक ले जा रहा हूँ तो ये हम जो कार्य करेंगे ये कहलाएगा W एक्सटर्नल, और यही अगर ये स्वयं चला जाता है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी क्या हम कह दें कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, उसके द्वारा स्वयं किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में ये कह सकते हैं कि ए से बी तक, ध्यान समझना, ए टू बी, ए से कहाँ जा रहा है, बी तक, बाह्यकर्ता द्वारा, यही याद रखना, बाह्यकर्ता मतलब हमारे द्वारा, है ना, बाहुबली द्वारा, ए से बी तक बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझना। यहाँ लिखेंगे W बाह्य, है ना, या W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया ना, तो VB माइनस VA बाहर Q0, ये हो गया। बात समझ में आया, ये हो गया बाह्यकर्ता द्वारा। अगर यही कार्य ये स्वयं चला जाए, यहाँ से ये स्वयं चला जाए, ये स्वयं यहाँ पर चला जाए, तो हम क्या लिखेंगे, W, ठीक है ना, एक्सटर्नल, यहाँ आंतरिक लिख दो, यानी या W इंटरनल। ठीक है, समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत बल द्वारा स्वयं, ठीक है ना, वैद्युत बल द्वारा। क्लियर हो रहा है। यहाँ से अगर ये स्वयं जाएगा तो क्या होगा बताइए, अगर ये स्वयं जाएगा तो उतना ही कार्य होगा जितना हमने किया है, लेकिन वो निगेटिव, तो माइनस लगा देंगे, VB माइनस VA
बाहर क्यू नॉट, ये इसको माइनस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्यू नॉट। बात समझ में आ गया, बोलो। चलिए अब यहाँ पर ये याद रखना, देखिए ना दोनों में अंतर है कुछ, यहाँ पर भी बी माइनस भी ए क्यू नॉट और यहाँ पर क्या है भी ए माइनस भी बी क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा अब याद रखना, यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लिए ना, ठीक है ना, ये जो वैद्युत बल लग रहा है एक संरक्षी बल है, एक क्या है, संरक्षी बल है, ठीक है। संरक्षी बल द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि ए से बी तक ले जाने में चाहे ऐसा कार्य करो, यानी इसको मान लो W1, चाहे यहाँ से ऐसे ले जाओ, ठीक, और चाहे ऐसे ले जाओ, ठीक है, किसी भी रास्ते से ले जाओ, कार्य बराबर होगा तीनों, यानी W1 बराबर W2 बराबर W3। समझ में आ गया, तीनों कार्य क्या होंगे, बराबर होंगे। आप चाहे इसे रास्ते से जाओ, चाहे इसे ले जाओ, और चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे इसे हमने बताया था डांस करते हुए लेके जाओ, कैसे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W1 बराबर W2 बराबर W3। अगर ऐसे कुछ कार्य किया तो W4 कर दो, सब कार्य बराबर होगा। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 3 में। चलिए पॉइंट नंबर 4, ये आपको कुछ नया मिलेगा इस यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4 में। चलिए पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर अगर 4 में ये चर्चा करूँ मैं मान लूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चे नहीं जानते हैं वो चले जाएं हमारे लेक्चर में, वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, वहाँ पर उनको पढ़ाया गया, ठीक है। ये है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई हो गया, कोई दिक्कत नो सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कुछ कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ले जाएं या ऐसे ले जाएं तो क्या होगा, ठीक है, मतलब क्या सर, क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान समझिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हो गया आपके लिए। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सांस ले लें, चैन ले लें। चैन क्या होता है सर जी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा जी। हमने तो कंसीडर कर लिया, आप भी। चलिए पहले मैं एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ। अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसको याद कर लेना, दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है, जबकि विपरीत दिशा में बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है और जबकि विपरीत दिशा में क्या होता है, बढ़ता है। चलिए यहाँ पर मैं 3, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, नहीं आ समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा, विपरीत दिशा में आओगे तो बढ़ेगा, ठीक है जी सर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट, यही पर इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना A, यहाँ पर पॉइंट माना B, यहाँ पर पॉइंट माना C, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। A B C तीनों पॉइंटों पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले ये पता करना कि किस पर बढ़ा होगा, ठीक है, कहाँ पर विभव का मान ज़्यादा होगा, A पर होगा, B पर होगा या C पर होगा या तीनों पे बराबर होगा, ये हमें सीखना है। क्लियर हुआ क्या सीखना है। चलिए ये रामचंद्र जी ऊपर से यही कह रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर बैठे हैं, बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है और जबकि विपरीत दिशा में बढ़ता है। तो भैया इधर की ओर जाओगे, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो मैं यहाँ पर अगर ये कह दूँ VA ग्रेटर देन VB, कोई दिक्कत, नो सर, बिल्कुल सही है, VA ग्रेटर देन VB होगा, ठीक है। चलिए अच्छा ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो कहीं ना कहीं A C से तो भी पीछे है जी, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह दूं कि VA ग्रेटर देन VC जी सर, यानी यहाँ का विभव अधिक होगा किसकी तुलना में, B की तुलना में, यहाँ का विभव अधिक होगा किसकी तुलना में, ये C और ये B की तुलना में, मतलब A हमेशा बड़ा होगा। लेकिन बड़ी बात ये आती है यहाँ और यहाँ की तुलना में क्या होगा,
यहाँ और यहाँ की विभव में क्या होगा, क्या भी ए बराबर भी सी होगा या भी ग्रेटर देन भी सी होगा या सी ग्रेटर देन भी होगा। अब इसी पर हमारा फोकस है। ठीक, ये रामचंद्र जी वाली बात उससे समझ में आ ही गया। क्या कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटेगा। अगर इधर की ओर आओगे वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में तो यहाँ पर विभव मान घट रहा है, यानी यहाँ घटेगा, यहाँ पर बड़ा होगा। ये तो कंफर्म हो गया। ये दोनों पॉइंट, ये बी और सी दोनों ऐसे आगे हैं, ये तो कंफर्म होगा। लेकिन बी और सी में क्या होगा, बी और सी में क्या होगा, क्या यहाँ पर दोनों जगहों पर विभव बराबर होगा या कुछ घटेगा बढ़ेगा, इस बात को हमें चर्चा करना है। ठीक है, चलिए हाँ चर्चा करते हैं। देखिए फार्मूला क्या कहता है उस बात को ध्यान रखना, बहुत इजी तरीके से समझना, बहुत इजी तरीके से, एकदम इजी। अरे सर जी इतना इजी ना बताइए कि बिल्कुल दिमाग में ही ना घुसे। अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये कहूँ कि मान लो विभव कैसे निकालते थे, किसी एक चार्ज को दूसरे बिंदु तक ले जाते, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले, मैं कंसीडर कर लेना ये Q0 है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, बिल्कुल ले जाना है ना। चलो तो अब फार्मूला क्या होगा, VC माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q0। जी सर, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर मैं ये कह दूँ कहीं ना कहीं, देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसका डायरेक्शन इधर की ओर ले जा रहे हो, इधर की ओर, इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है ना। और W बराबर क्या होता है F इंटू डी कॉस थीटा, होता कि नहीं होता। जी सर, यहाँ थीटा कितना है 90, तो F इंटू डी कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो कुल मिला क्या आ गया लड्डू है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाओगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो किया गया कार्य क्या होगा 0, यानी VC माइनस VB बराबर हो जाएगा 0। तो VC बराबर क्या आ गया VB। वाह मजा आ गया, नहीं आया, आ गया। पॉइंट नंबर समथिंग 4 ही है। मतलब ये है कि अगर कोई एक समान ऐसे एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझना, ये देखो ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना, देखो परपेंडिकुलर ला रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर ला रहे हैं, तो दोनों पॉइंट पर विभव क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। कहने का मतलब क्या था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, जैसे इधर की ओर जाओगे तो वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा, विपरीत दिशा में आओगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप इसके परपेंडिकुलर चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र ये पॉइंट हो गया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर चलते हैं, तो उसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नया मिला होगा, आप चुप्पे से रख लीजिएगा, बताइएगा नहीं किसी से। हाँ, तो समझ में आ गया भैया, तो क्लियर हुआ, VC इज ग्रेटर देन VB। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर कौन था भाई, अरे बोलो यार तुम लोग, 5वां था शायद। सर मुझे ही आपने ही याद कर लेना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, वो बताएगा नहीं सर नंबर 5 नंबर 6, तो यहाँ नंबर 5 हम पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर 5 में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगर मैं ये कहूँ, ध्यान समझना, अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट कोई चार्ज हो गया Q है, ये अपना भैया ऐसे पूरा एकदम बढ़िया से क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे ऐसे जा रहा है, इससे जा रहा है, जाएगा इसे तो जाएगा भाई, इतना गंदा कौन बनाता है सर जी। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा कि नहीं होगा, होगा सर जी, बिल्कुल सही है जी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई Q0 रखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ से कितना डिस्टेंस मान लूँ, R डिस्टेंस है ये, यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर के मैं ऐसे एक क्या खींच दूँ, वृत्त खींच दूँ, ये हुआ जी, खींच दिया गया। अब यहाँ पर हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं है सर, बिल्कुल है। हर एक पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना है कि यहाँ से कोई चार्ज रखा गया हो, एक मतलब कि एक पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस, ठीक ना, ये R डिस्टेंस का कोई क्या ले लें चाप, और उससे पूरा एक हम क्या खींचे सर्कल, तो इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, इससे पॉइंट को नोट करना, परिधि के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम होता है। सेम क्यों होता है, मैं इसको प्रूव करने का प्रयास करूँगा कि सेम क्यों होता है, मैं इसको प्रूफ करने का प्रयास करूँगा। चलो ध्यान समझना, करूँ सर कैसे प्रूव कर देंगे आप, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएं,
नो नो नो, पहले इसको प्रूव कराइए। ऐसे थोड़ी ना सर जी आप बता के भाग जाएंगे। चलिए हम प्रूव करा रहे हैं। देखो मिटाने से कौन प्रूफ होता है, होगा होगा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए बस, कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको मज़ा आ जाएगा। ये हो गया, ये तो अंडा लग रहा है, ना 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 अंडा मत बनाइए सर जी। ये हुआ छी, चलिए मज़ा आया। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, आवेश क्यू। ठीक है, ध्यान समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर कोई आवेश को रख दो, क्यू नॉट को रख दिया जी। इस आवेश के कारण इस पर फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना आप बताइए बस। लगेगा सर, इसके कारण इस पर बल लगेगा, ऐसे लगेगा एकदम ऐसे। तुम ला रहे हो कहाँ? हमने कहा ये आर डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर? आर। तो हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर है कि नहीं है? जी सर है। ठीक है, हमने कहा था कि इसके हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा ये प्रूफ करना था। अच्छा, अभी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। चलो अब एक बात बताइए, इस चार्ज को हम यहाँ पर ले आए, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट क्या मान लो, बी मान लो, है ना। तो अगर तुम इधर की ओर ला रहे हो, इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो इन दोनों के बीच अगर एक स्पर्श रेखा इसे खींच दें, ऐसे खींच दो, तो ये क्या हो जाएगा? 90 होगा। 90 होगा कि नहीं? फोर्स लग रहा है इसे, जा इधर की ओर रहा है, फोर्स लग रहा है इसे, जा इधर की ओर रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो भैया फार्मूला क्या कहता है विभव? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। हाँ या ना? जी सर। वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिख दें? एफ डी कॉस थीटा अपान क्यू नॉट। अच्छा थीटा यहाँ कितना होगा? थीटा 90 होगा। थीटा कितना होगा? 90, है ना। ठीक, तो थीटा 90 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो वी बी माइनस वी ए बराबर, ये तो हो गया वर्क मतलब जीरो, अपान क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर जीरो। तो वी बी बराबर किसके आ गया? वी ए के। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया पॉइंट नंबर 5 में ही। नोट कर लेना कि अगर कोई आवेश हो, उससे आर दूरी का हम कोई रेडियस लेकर कोई वृत्त खींचें, तो उसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर किया गया आवेश को एक बिंदु से दूसरे, परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, ध्यान सुनिए, परिधि पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो होने के कारण इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? मजा आया? नोट कर लो। पॉइंट नंबर 6। चलिए पॉइंट नंबर 6, ये और दमदार है, ये थोड़ा और दमदार है। यहाँ पर ये और दमदार है। दमदार का मतलब लॉजिक दमदार है, कॉन्सेप्ट दमदार है। पॉइंट नंबर 6 देख ले कितना मिनट हुआ भैया, नहीं तो आप लोग, क्योंकि पता है बस, चलो 27 हो रहा है, बन ही जाएगा। इस हिसाब से तो अगर हम प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर 90 डिग्री पर, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। क्या आप एग्री हैं? बना दूँ? नहीं सर हम अभी भाग जाएंगे छोड़ के। अरे नहीं जाना, आप खड़े रहो भाई, नहीं इतना लंबा बनाएंगे, क्योंकि इतना आदत नहीं है आप लोगों की पढ़ने की, है ना। बिल्कुल सही सर। हाँ तो चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 की, पॉइंट नंबर 6 ये कहता है, ध्यान समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कोई दिक्कत? नो सर। है? अगर हो तो बता दो, भी रहने दो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं दिक्कत तो चलो शुरू कर देते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जी इसमें बोल कौन रहा है जो आप कह रहे हैं कि चलो इसे रहने दें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे चूहे जैसे चार्ज को ऐसे छोड़ दोगे, तो कहाँ की ओर चलेगा? किधर की ओर चलेगा? एकदम लॉजिक क्लियर गुरुजी, सर जी, आचार्य, जो भी कहना क्या हो, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ देंगे तो वो चलता है आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऐसा पहले बताया गया था, ऐसा मैंने बचपन में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें अगर कोई चार्ज गिर जाए,
है। बच्चा अगर कोई गिर जाए सीधा मौत के मुंह में जाएगा, अरे नहीं, ये मतलब नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज ऐसे गिर जाए, ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई चार्ज गिर जाएगा ना तो किधर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाएगा, उसी के दिशा में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमें पता है, अभी मैं प्रूफ करूँगा, हमें पता है कि जो आवेश होता है, ध्यान समझना, वैद्युत विभव बताता क्या था, वैद्युत विभव बताता था, हमने शुरू में बताया था आवेश प्रवाह की दिशा को। हमने बताया था कि वैद्युत विभव क्या बताता है, ये कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत विभव बताता है आवेश प्रवाह की दिशा को, यानी आवेश किधर की ओर प्रवाहित होगा। और वहाँ पर हमने बताया था कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक यहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? अभी हमने पीछे वो रामचंद्र जी वाली बात हमने कहा था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता जाता है, हमने बताया था ना। जी सर। तो अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर अगर मान लो चार्ज रखा गया है, देखो यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट क्या मान लें, बी, तो मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ, बी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। यहाँ का विभव ज़्यादा और यहाँ का विभव कम। तो अगर यहाँ पर मैं छोटा सा चार्ज इसे रख दूँ चूहा जैसे, तो ये किधर की ओर भागने का प्रयास करेगा, ये भागने का प्रयास करेगा ए से बी की ओर। जी, क्यों? हमने कहा कि वैद्युत विभव बताता क्या है, वैद्युत विभव ये बताता है कि आवेश किधर की ओर गति करेगा, आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, यानी ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, इधर से इधर की ओर गति करेगा। डन हुआ? और दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, अभी हमने ऊपर बताया कि क्या, कोई भी आवेश अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा में गति करता है। जी, समझ में आ गया? चलो अच्छा, एक बात बताओ, अब ये भैया ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक चूहा सा चार्ज इसे गिर गया, अब भैया इधर किधर की ओर भागेगा? नहीं आया समझ में? समझो, हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है इधर की ओर। अब ऐसे चूहा सा चार्ज गिर गया है, ऐसे चूहा सा चार्ज गिरा और ऐसे भगा। सर जी आप तो बता दिए, चल कोई बात नहीं। अब हमें ये देखना था कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इधर की ओर, यहाँ पर चूहा सा चार्ज गिरेगा तो किधर की ओर भागेगा ये सीखना था, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये सीखना था, यानी वो कितने वेग से भागेगा ये कैलकुलेशन करना था। बात समझ में आ गया? चलो कल्पना करते हैं। कल्पना चावला तो भाई जानते हो ना, ले आओ पकड़ के कल्पना चावला को कल्पना किया जाए। चलो कल्पना करो। हाँ, तो हमें ये कह रहा था कि यहाँ पर कोई आवेश हो गया क्यू नॉट, यहाँ पर रखा गया, ये किधर की ओर गति करेगा? पक्का इधर से इधर की ओर गति करेगा। आप तो कंफर्म हो गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में गति करता है आवेश। ठीक है, चलो अब ये आवेश जो गति करेगा इसका वेग कितना होगा? ठीक है, किस वेग से गति करेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब ये आवेश यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, चल जा भाई चल जा, हाँ, जब ये आवेश इधर से इधर की ओर जाएगा तो कार्य कौन करेगा? स्वयं इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा, स्वयं इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इधर से इधर की ओर जाएगा तो क्या इसकी एनर्जी में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना भाई। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय हम पढ़ चुके थे, क्या था? W बराबर डेल्टा के। जी सर, ऐसा कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने कभी सीखा था? नहीं सीखा तो आज यहाँ आपके पास मौका है, सीख लीजिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा सीखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, जब ये यहाँ से इधर की ओर जाएगा तो इसके वेग में कुछ वृद्धि होगी, मान लेते हैं, चलो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर जब था तो इसका वेग भी था ना सर? छी, पहला प्रारंभिक वेग यू माना जाता है सर। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते, तुम कहते हो तो, बाकी तो मानने वाले नहीं थे, हम v1 v2 मान लेते हैं। अच्छा आप कह रहे हो तो मान ले रहे हैं, यू हो गया यहाँ कभी। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? v हो गया। अच्छा अब इसका वेग में वृद्धि हुई, क्यों वेग में वृद्धि हुई? तो कोई कार्य होने के कारण वेग में वृद्धि हुई ना, ध्यान समझिए भाई। ये यहाँ से यहाँ कर गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कार्य किया गया, और कार्य किया गया तो इसका वेग बढ़ के कितना हो गया? u से v हो गया, u से v हो गया, यानी इसके वेग में परिवर्तन हुआ ना, u से कितना हुआ? v। तो किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा कि नहीं? एकदम कंफर्म बताओ। देखिए बात समझिएगा, बात समझिएगा। अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पर इसका वेग कितना है? कितना है?
यू। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, इस पॉइंट पर मैं ये कह दूं गतिज ऊर्जा के ए बराबर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर होगा। अच्छा, जब यहाँ पर ये पहुँचेगा, ये चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा भी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, के भी मान लो, के भी बी, ठीक है, बराबर 1/2 हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर वहाँ भी स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक तो गए, इसकी वेग में वृद्धि हुई, लेकिन क्यों है, क्योंकि हमने कार्य किया, तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य बराबर यहाँ से यहाँ की ऊर्जा में परिवर्तन। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से कहीं ना कहीं डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा के का फार्मूला लगा दो। तो डेल्टा डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा के का मान हाफ अंतिम यानी हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जी सर। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल मैं भी ए कह दूँ, यहाँ का पोटेंशियल क्या कह दूँ, भी बी, और ये कुछ चुक सा चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू, ठीक है ना, डब्लू अपान क्यू नॉट। अरे सर जी, अब तक तो आप ये और ये कर रहे थे, ये कैसे हो गया, अब तक तो आप इस अंतिम माइनस फाइनल कर रहे हैं। अरे देखो, ध्यान समझो, हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है, स्वयं इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ये तो बताया गया था भी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ए माइनस वी बी क्या है, दोनों का डिफरेंस, विभव का डिफरेंस। तो यदि इन दोनों पॉइंटों का डिफरेंस हम भी ए माइनस वी बी का डिफरेंस कितना मान लें, भी मान लें कि दोनों का विभव अंतर है कितना है, भी। तो यहाँ से निकल जाएगा फार्मूला v बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। तो w बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू नॉट आएगा। तो मैं w की जगह पे यहाँ पुट कर सकता हूँ वैल्यू ना, बिल्कुल पुट कर सकते हो सर। तो v इंटू डी क्यू नॉट बराबर, यहाँ क्यू नॉट अगर माने तो क्यू नॉट, क्यू रहेगा तो क्यू, दिमाग ख़राब कर दियो। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये होता है। यानी यहाँ पर कुछ समझ में, सर जी किसका बेग निकला, अभी तो कुछ बेग निकला नहीं। चलो यहाँ तक प्रूफ करो, मैं बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर मैं मान लूँ कि पहले ये भैया इसे चार्ज लेकर आए, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर चार्ज इसे आके गिरा, ऐसे गिरा है ना, ऐसे गिरा, समझ में आ रहा है। जैसे न्यूटन जी इसे बैठे थे, याद करो, सेब के पेड़ के नीचे, ऐसे सेब आके गिरा। अब उनका दिमाग ही खराब था, तभी तो सोचने लगे क्यों गिरा। भाई सोचो, अगर वो इतना ना सोचे होते तो हमें इतना ना पढ़ना पड़ता, है कि नहीं। वो गंदी बात की है ना, सोच के गिरा। एक मिनट, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था, फ़ोन तो रखा है सर जी, कॉल आ गई थी, इसलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसको वहीं से जोड़ दूंगा, हाँ, आपसे कनेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सेब नीचे गिरी थी तो न्यूटन को क्या जरूरत थी सोचने की, अरे गिरा आराम से उठा के खा लेते। इतनी बड़ी फिजिक्स बना दी हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए एकदम, है कि नहीं, जुर्म है कि नहीं आपके लिए किए, बिल्कुल सर, एकदम अच्छी सी बात, आपके लिए जुर्म ये किए थे। अरे खा लिए होते आराम से, तो क्या मतलब था फालतू सोचने को। चलो तुम सोचो, यहाँ पर थोड़ा सोचो। हाँ देखो, कहीं ना कहीं ये समझ में आया। अगर मैं ये कहूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक चार्ज आके गिरा, अगर गिरेगा, मान लो ऐसे ले जाके चुप्पे से रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड चुप्पे ले जाके ऐसे रख दो, तो प्रारंभिक वेग जीरो होगा नहीं होगा। जी सर, होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना प्रारंभिक वेग किसका, हमारा नहीं, आवेश का, माना प्रारंभिक वेग u बराबर क्या चीज़, जीरो। अगर प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो किसके बराबर आ जाएगा, v इंटू क्यू नॉट बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। तो v का मान इसको निकाल दो, v स्क्वायर बराबर कितना, इसका गुणा हो जाएगा 2v क्यू नॉट अपान m। तो v बराबर कितना आ जाएगा रूट हाफ 2v क्यू नॉट अपान m। क्या ये समझ में आया। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मान कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब ही नहीं है ना, देखो क्योंकि ये तो आया ही नहीं। हाँ, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी चार्ज को इसी चुप्पे से ले जाकर रख दोगे और पूछोगे कि इस बी पर पॉइंट पर पहुँचे, इसका वेग कितना होगा, तो वेग इतना होगा, क्या कितना होगा, 2v क्यू नॉट अपान m। जहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि सब वैल्यू क्या है, q है आवेश, ठीक है ना, v क्या है,
भी है विभव। विभव कहाँ का है सर? विभवांतर है, विभवांतर है, विभवांतर। भी बराबर भी ए माइनस भी बी ए है, ये विभवांतर हो गया। एम क्या है? एम इसी का जी, एम क्या है? इसी आवेश का द्रव्यमान है एम, ठीक है। और क्यू नॉट तो आप समझ रहे आवेश है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट नंबर कितना हो गया? 6। क्या सर अभी और पॉइंट हैं? जी सर नहीं, बस इतना सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक देखे होंगे, इसको एंजॉय करिए, ठीक है। तो मैं अगला लेक्चर, अगर आप इसको देख लेते हैं, अच्छे से नोट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको रात को लगभग 10 बजे मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि 10 बजे के बाद कितने बच्चे इस लेक्चर को देखते हैं कंटिन्यू। वहाँ पर मैं आपको प्रूफ कराऊंगा बहुत अच्छे फार्मूले, जैसे यहाँ पर है, वहाँ पर अच्छी और निरक्षीय में भी आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उसके बाद किसी भी एंगल पर वो भी सीखेंगे। क्या किसी भी एंगल पर? मतलब अच्छी और निरक्षीय से हट कर किसी एंगल पर रखा हो कोई चार्ज, ठीक है, तो वहाँ पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो एंजॉय करिए, धन्यवाद। रात को फिर से मिलते हैं 11 बजे।